नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही, खास करके उन लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है। दोस्तों, ये सीरीज़ जो है आप लोगों के ही फरमाइश पे चलाई जा रही है और आप लोगों के ही फरमाइश पे सीजीएल की भी सीरीज चलाई जा रही है। तो दो वीडियो आपको रोज़ाना मिल जाता है, एक सीजीएल के ऊपर, एक एमटीएस के ऊपर। जैसा आपका सिलेबस है उसी तरीके से इसे डिज़ाइन किए गए रहते हैं। हर सेक्टर से क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है ना, क्योंकि ये आप भी जानते हैं। आप जो नहीं जानते हैं ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी और मिलती है। मैंने एमटीएस के ऊपर प्रैक्टिस सेट का वीडियो चलाया था, 37 वीडियो करीब प्रोवाइड कराए। अगर आप आज भी उल्टा के देख लीजिए, जो एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं 50 से 60% इस वीडियो से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ सीजीएल में भी प्रयास है ना। तो जिनको भी आने वाले समय में सीएचएसएल देना है, सीजीएल देना है, एचसीएम देना है, या फिर कोई भी एग्जाम देना है जहां जीके जीएस नाम की जो है विषय वस्तु आपके सिलेबस में है, तो आप जो है सीरीज को फॉलो करते रहिए, दोनों को बेनिफिट अवश्य होगी। इस वीडियो की जो पहला प्रश्न है ये है, गुरु विपिन सिंह को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हाँ, जो सीजीएल की प्रैक्टिस सेट होती है वो बाइलिंगुअल होती है, अंग्रेजी प्लस हिंदी में होती है, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, है ना। तो गुरु विपिन सिंह जो है इनको मिला था आपको 1966 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, गुरु विपिन सिंह किससे संबंधित है, तो ये मणिपुरी से संबंधित है। अगर आप मेरी लॉजिक पे ध्यान दिया हो तो इसको आप ऐसे ही पकड़ लेंगे कि ये किससे संबंधित है। मैंने आपको बता रखा है कि भाई जो सिंह सरनेम होता है इसे आप मणिपुरी नृत्य के साथ ले जाएंगे, अगर नीचे में क्लासिकल डांस का नाम ऑप्शन में दिया गया है तो। अगर महाराज सरनेम होता है तो आप इसे कथक के साथ ले जाएंगे, कथक नृत्य के साथ, जो उत्तर भारत के हैं। ठीक है, अगर मैंने बताया था भाई रेड्डी फैमिली रहे तो आप किसके साथ जाएंगे, कुचिपुड़ी के साथ जाएंगे, जो आंध्र प्रदेश के जो है शास्त्रीय नृत्य है। अगर मैं बताया था भाई महापात्रा सरनेम रहे तो किसके साथ जाएंगे, ओडिसी के साथ जाएंगे। तो ये कुछ क्लू हैं जो जहाँ पे आपको ऑप्शन छांटने और आंसर पकड़ने में मदद करेगी, है ना। तो गुरु विपिन सिंह जो है ये मणिपुरी नृत्य के कोरियोग्राफर रह चुके हैं। कोरियोग्राफर मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो नृत्य विद्या सिखाती है, नृत्य निर्देशन करती है, उसे जो है कोरियोग्राफर कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा को 1988 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अभी मैंने कहा महापात्रा सरनाम के साथ किसके साथ आप जाएंगे, तो ओडिसी के साथ जाएंगे। ओडिसी के 4-5 ही फेमस कैरेक्टर हैं जो एग्जाम में आता है, आपको ध्यान रख लेना चाहिए। गुरु केलुचरण महापात्रा हो गया, इसके अलावा एक माधवी मुदगल है ना, माधवी मुदगल का नाम आता है। एक आपका इंद्रानी रहमान का नाम आता है, इंद्रानी रहमान का नाम आता है। ये भी आपका जो है ओडिसी से संबंधित है। सोनल मानसिंह संबंधित है आपका ओडिसी से, और सोनल मानसिंह ओडिसी के साथ साथ भरतनाट्यम भी कर लेती है, तो इनके बारे में थोड़ा सा स्टार लगा कर पढ़ेंगे, है ना। संयुक्ता पनिगृही ये भी आपका जो है ओडिसी से संबंधित है। तो ये 4 और एक 5 कैरेक्टर। अच्छा, अब 5 कैरेक्टर में आपको याद रखने से सुजाता महापात्रा भी याद रख लीजिएगा, महापात्रा सरनेम से ही पकड़ लीजिएगा आप, सुजाता महापात्रा। तो ये 5-6 कैरेक्टर जो है इसे आपको ध्यान रखने में क्या ही जाता है, क्योंकि इसमें कम फेमस कैरेक्टर हैं और क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है। तो ओडिसी से संबंधित हो गए सारे के सारे। इसके अलावा सोनल मानसिंह को 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभी हमने कहा आपका कि सोनल मानसिंह ओडिसी तो करते ही हैं, साथ ही भरतनाट्यम भी कर लेती हैं। ये वर्साटाइल प्रकार के जो है डांसर्स थी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, दक्कन का पठार किन 2 भागों में विभाजित है। देखिए, ओवरऑल जो दक्कन का पठार है ये किन 2 भागों में विभाजित है आपसे पूछा गया है। तो ये आपका विभाजित है भैया, है ना, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, है ना। ये पश्चिम के साइड 2 भागों में बंट जाती है। हालांकि इसका विंध्याचल पर्वत ये सब भी इनके अंश हैं जो विभाजित करने, जोड़ने, विभाजित करने दोनों का काम करती है, लेकिन ये पश्चिम साइड में जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट आपको ज़्यादातर पढ़ना है दक्कन के पठारी से, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। पश्चिमी घाट को भारत में हॉट स्पॉट कहा गया है ना। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम अन्नामलाई है, जो कहाँ पे है भाई, तो केरल के अंदर स्थित है, और केरल के भी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, और दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इससे 3 तरीके से लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन बनाया जा सकता है
कि भाई पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई, साउथ भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई, केरल की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई या अनायमुदी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, केरल में अनायमुदी शब्द आ गया तो भाई एक अष्टमुदी झील भी केरल के अंदर है, इसे भी ध्यान रखेंगे। कई बार पूछा गया है कि अष्टमुदी झील कहाँ है, तो ये भी आपका केरला के अंदर ही है अष्टमुदी झील, है ना, इसे ध्यान रखेंगे। तो पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। अच्छा, पश्चिमी घाट है ना, ईस्टर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन या फिर घाट कहिए, जहाँ मिल जाता है इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी। क्या कहते हैं, नीलगिरी पहाड़ी में जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल होता है, दोनों मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो पश्चिमी घाट के सहारे जो स्टेट्स हैं इंडिया में, उसको आपको ध्यान रखना है। टोटल लंबाई की बात कर लें तो 16,000 किलो, माफ़ कीजिएगा 1600 किलोमीटर के करीब होता है, जो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों को किनारों को जो है लग के जाती है। ठीक है, और सबसे ऊंची चोटी समझ ही गए अन्नामलाई है ना। दोनों मिलता कहाँ है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो नीलगिरी में। अच्छा, नीलगिरी में एक जनजाति पाया जाता है जिसका नाम है टोडा जनजाति। ये भी आपके रेलवे के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो पश्चिमी घाट की सर वो बता ही दिया। इसके अलावा यहाँ से निकलने वाली नदियाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पश्चिमी घाट से जो वेस्टर्न रीजन से नदी निकलती है, इसमें प्रमुख है कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, मूसी, काबिनी, हिमावती, मालप्रभा, घाटप्रभा। ये सब जो है आपका कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ हैं। मालप्रभा, घाटप्रभा भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें से आप जानते हैं कि जो आपका कावेरी नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। और ये क्वेश्चन मैं अलग से ही बता चुका हूँ सीजीएल वाले में, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन सीजीएल में ही आया हुआ है कि ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है, तो कावेरी नदी निकलती है। और कावेरी नदी जल विवाद से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो कावेरी नदी जल विवाद जो है ये तमिलनाडु प्लस कर्नाटक के बीच का जल विवाद है ना। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ कृष्णा नदी, ये प्रायद्वीपीय भारत की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है। ये कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है ना। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। इसके अलावा जो मूसी नदी है, इसके किनारे आपका हैदराबाद शहर स्थित है। ये भी कई दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। हिंगकौल झरना का नाम सुने होंगे, ये आपका हेमावती नदी पे है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दक्कन पठार, अच्छा सबसे ऊंची झरना जो है अभी इंडिया में, ये आपका जो है कूचिकल है ना। कूचिकल, पहले महात्मा गांधी जोग या गोरसप्पा हुआ करता था, अब कूचिकल जलप्रपात है जो आपका बराही नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पे है, बराही नदी, तो ये भी जो है आपका कर्नाटक के अंदर स्थित है। और जलप्रपात जो भी होते हैं लगभग कर्नाटक साइड में ही होते हैं। जलप्रपात जोग या गोरसप्पा जो है शरावती नदी पर था पहले, जो सबसे ऊंचा हुआ करता था, लेकिन अब ये ताज छिन गई है। अब आपका जो है किसके पास है, कूचिकल के पास, राइट। दक्कन पठार की पूर्वी सीमा पर विंध्याचल पर्वत है, मैंने बताया ना। इस पठारी में जो है विंध्याचल पर्वत मेला भी इंक्लूड है, लेकिन ये बांटने का काम करता है पश्चिम साइड में, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में। ठीक है, तो दक्कन के पठार की जो पूर्वी सीमा है ये विंध्याचल पर्वत तथा महादेव पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी। इसी मैकाल की पहाड़ी में एक चोटी का नाम है अमरकंटक, है ना, अमरकंटक। यहीं से आपका नर्मदा नदी निकलती है, ये बात आपको भी पता है। नर्मदा निकलती है ना, जो पश्चिम की तरफ बहती है। और नर्मदा को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। ओमकारेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ये सब नर्मदा नदी पर ही स्थित है। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये अरब सागर में गिरने वाला प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है भाई। अगर सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी जाती है तो बेशक आंसर गोदावरी है। ठीक है, अगर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो भी आंसर गोदावरी है। लेकिन अगर आपसे पूछे भाई प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो अरब सागर में गिरती है, तो आपको नर्मदा नदी को पिक करना पड़ेगा। ठीक है, कन्फ्यूजन में नहीं रहिए। इसके अलावा अगला है, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता है। राजस्व मतलब टैक्स होता है दादा, है ना। तो जो टैक्स प्रणाली था इसे जब्दी प्रणाली कहा जाता था, जब्दी प्रणाली। ठीक है, अकबर के शासनकाल में। अच्छा, अकबर का जो शासन अवधि है ये जो है कब बैठे थे भाई, तो ये 1556 में पानीपत की सेकेंड लड़ाई, अगर आपको याद होगा तो ये बैठे थे, है ना। पानीपत की सेकेंड लड़ाई जो है अकबर और हेमू के बीच में 1556 में होती है और इसमें अकबर की विजय होती है।
और उस समय मात्र 13 वर्ष के थे, है ना। तभी इनका राज्याभिषेक कहाँ पे हुए थे, हुआ था तो कलनौर के अंदर हुआ था, ठीक है। इनके प्रारंभिक दिनों के संरक्षक भी पूछा जाता है तो बैरम खान थे, है ना, बैरम खान। और अकबर के जो है कैमा मुगल बादशाह थे तो थर्ड मुगल बादशाह। इससे पहले दो कौन थे, तो हुमायूं, हुमायूं। और पहला कौन थे, संस्थापक बाबर। हुमायूं को मुगल वंश में अभागा शासक कहा गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, अकबर के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा गया है ओवरऑल, है ना। लेकिन मैं इसमें और बताता हूँ कि जो भाई स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा गया है मुगल काल में, तो ये शाहजहां के शासनकाल को कहा गया है, क्योंकि इसके समय बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह बनाए गए। अगर आपके चित्रकारी का स्वर्ण काल पूछ रहा है मुगल काल से, तो भाई जहांगीर हो जाएगा। मतलब सलीम के काल के जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया मुगल वंश के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप सभी अच्छे अच्छे जो स्वर्ण काल है अलग अलग फील्ड में आप समझ गए किसके किसके काल को कहा जाता है। इसके अलावा अकबर जो है थर्ड थे, ये मैं बता दिया, थर्ड मुगल बादशाह था। अच्छा, पानीपत की सेकेंड लड़ाई जो हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, अकबर की विजय मैंने बात कर लिया। जो मुगल वंश की स्थापना ही होता है ये 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है 21 अप्रैल 1526 को, और इसमें जो है बाबर विजय हो जाता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना और सल्तनत काल की समाप्ति हो जाती है इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था तो उस समय मुगल बादशाह अकबर ही थे, क्योंकि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था और अकबर का कार्यकाल जो है 1605 में समाप्त होता है उनके मृत्यु के साथ, है ना। मृत्यु हो जाता है अकबर का 1605 में, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ तो अकबर ही रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन, ये स्लाइड मैंने इसलिए रखा है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको अलग भाषा में और पूछा जाता है और आप गलती करके आ जाते हो। कैसे, देखो, जब अंग्रेज ने प्रथम फैक्ट्री खोली तो उस समय मुगल बादशाह कौन था। अब आप कहोगे कि अकबर तो नहीं होगा। जब प्रथम फैक्ट्री खोला अंग्रेज ने, सबसे पहले कहाँ पर खोला अंग्रेज ने फैक्ट्री, तो सूरत के अंदर खोला था। कब खोला था, 1608 में खोला था। तो भाई जब 1605 में अकबर जो है स्वर्ग सिधार हो गए तो ये कहाँ रहे, तो इसके बाद कौन आए थे, जहांगीर। तो जहांगीर या सलीम, तो जहांगीर या सलीम के समय प्रथम फैक्ट्री खोला था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था उस समय अकबर ही था। दोनों बात समझ में आ गया। पहला फैक्ट्री भी सूरत के अंदर खुला था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर ने ही करवाया था, अकबर ने ही करवाया था, है ना। किसके, और बुलंद दरवाजा का निर्माण भी कराया इन्होंने। तो बुलंद दरवाजा के निर्माण से क्वेश्चन आता है कि किसके विजय के उपलक्ष्य में, तो भाई गुजरात को जीतने के उपलक्ष्य में जो है अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अब देखिए यहाँ पे नहीं लिखा गया, इसका जस्ट उल्टा अर्थ आ जा रहा है, इसलिए मैंने नहीं को भैया यहाँ पे काट दिया था, है ना। अकबर ने ही करवाया था, ने ही और नहीं में बहुत फर्क है ना। इसके अलावा अकबर के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था, तो नवरत्न कहा जाता है अकबर के मंत्रिमंडल को, है ना। और चंद्रगुप्त सेकेंड जो विक्रमादित्य है ना, जिनके काल में आपका कौन आए थे, फहियान, है ना, विक्रमादित्य के काल में, तो इसके भी मंत्रिमंडल जो थे ना विक्रमादित्य साहब को, इनको भी नवरत्न ही कहा जाता था। तो दोनों अकबर और विक्रमादित्य के मंत्रिमंडल को नवरत्न ही कहे जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा एक और आपसे पूछा जाता है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहते थे, तो इसे कहते हैं भैया अष्टप्रधान, है ना, अष्टप्रधान कहा जाता है। और एक और पूछा जाता है कि जो कृष्णदेव राय थे इनके मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था, इसको अष्ट दिग्गज कहा जाता है ना, अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज कहा जाता है। तो ये सभी बातों को ध्यान रख लेंगे। अकबर के मंत्रिमंडल को नवरत्न, विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्रिमंडल को भी नवरत्न, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान और आपका कृष्णदेव राय के मंत्रिमंडल को अष्ट दिग्गज। ये चारों ही क्वेश्चन मैंने खुद कई बार अटेंड करा है एग्जाम के अंदर, इसीलिए मैं आपको बताना उचित समझता हूँ, क्योंकि इनके चारों मंत्रिमंडल के नाम डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो अकबर के शासनकाल में चित्रकार हुआ करता था उसमें जो प्रमुख चित्रकार होता था उसका क्या नाम है। तो अकबर के काल में वैसे तो 100 से अधिक चित्रकार थे, लेकिन सबसे अधिक चित्रकार आपके जहांगीर के काल में थे, ठीक है। तो अकबर के काल में जो फेमस चित्रकला में महारत हासिल किया था उसका नाम दसावन था, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है मोत्सु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए मोत्सु महोत्सव का आयोजन जो है ये आपका नागालैंड में किया जाता है। मोत्सु, है ना, एक कार का भी नाम है मोत्सुबिशी, है ना, मोत्सुबिशी नाम है कार का, मर्सरीज टाइप का, है ना। तो ये मोत्सु है ना। मोत्सु उत्सव का आयोजन जो है ये नागालैंड में कराया जाता है। यह त्यौहार आपका 3 दिनों तक चलती है। अब हर त्यौहार के साथ ये चीज़ जरूर खोज लें कि भाई ये कितने दिन तक चलती है, क्योंकि अब एग्जामिनर जो है अंदर से निकालता है ना।
तो ये 3 दिनों तक चलती है। हॉर्नबिल त्यौहार ये भी नागालैंड की त्यौहार है जो 10 दिनों तक चलती है, और ये नागालैंड की राजकीय त्यौहार है हॉर्नबिल। और ये इसे जो है त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, ये इतना विशाल होता है ना। और हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड की जो है राजकीय पक्षी भी है। अच्छा, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है, तो आश्चर्य नहीं करना है, इंग्लिश है ना, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ओनम, ओनम जो है ये भी 10 दिन तक मनाया जाता है, केरला के अंदर मनाया जाता है। और ओनम जो है ये आपका फसल संबंधित त्यौहार है ना, फसल संबंधित त्यौहार है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो बांग्ला महोत्सव है ये कहाँ पे होता है भैया, ये मेघालय के अंदर होता है बांग्ला महोत्सव। कल ही हमने बताया था किस जनजाति के द्वारा और कितने दिनों तक। आप लोग मुझे इसमें जनजाति कमेंट करेंगे कि ये बांग्ला महोत्सव मेघालय के अंदर किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा सालुंग त्यौहार, मोपिन त्यौहार, लोसार त्यौहार, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपका एक त्यौहार, एक सेकेंड, हाँ, युद्ध नृत्य भी होता है, युद्ध या मुखौटा नृत्य, है ना, तो इसे भी ध्यान रख लेंगे। युद्ध या मुखौटा नृत्य कहाँ होती है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में जो है नाम दफ़ा, नाम दफ़ा, नाम भी ऐसा है, नाम दफ़ा पेट सफ़ा, एक आता है ना कैम चूर्ण, है ना, तो पेट सफ़ा बीमारी दफ़ा, राजू श्रीवास्तव प्रचार करते थे शायद, है ना। तो एक नाम दफ़ा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में, ये कई बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता दिया। हालांकि यहाँ पे जो आपका अरुणाचल प्रदेश से मतलब नेशनल पार्क से कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि मैं आपको जो है ये पढ़ा रहा हूँ, त्यौहार पढ़ा रहा हूँ। अगला है द पुस्तक द शैडोलैंस के लेखक कौन है। द शैडोलैंस के लेखक हैं आपका जी अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जो है काफ़ी सारे पुस्तक लिखते हैं और CHSL में भी इनके पुस्तक काफ़ी धूम मचाए, है ना। तो यहाँ पे कुछ पुस्तक का डिस्कशन कर लेते हैं जो इन्होंने लिखा है, जो इंपॉर्टेंट हो सकती है आने वाले एग्जाम्स के लिए। एक तो द शैडोलैंस हो गया, एक जंगलनामा हो गया। जंगलनामा, ये नामा वाले सरनेम में मैंने आपको कितना जो है पुस्तक बताया हूँ, अगर कुछ याद हो तो, है ना। तो जंगलनामा जो है अमिताभ घोष। एक ने शाहनामा लिखा है, शाहनामा जो है ये जी फिरदौसी लिखे हैं ना, फिरदौसी, फिरदौसी। एक आपका हुमायूं नामा लिखे हैं, हुमायूं नामा जो है ये गुलबदन बेगम लिखे हैं। एक आपका जी बाबर नामा लिखे हैं, तो बाबर नामा जो है ये स्वयं बाबर लिखे हैं। एक आपका अकबर नामा लिखे हैं, ये अकबर नामा जो है ये अबुल फजल लिखे हैं, है ना। ये सभी के सभी जो है ये आपको देखना है ना। ये सब के सब नामा वाला किस्तक है ना, जंगल नामा भी है ना। चलते हैं आगे, है ना। अग्नि वर्षा के लेखक भी अमिताभ घोष है ना, अग्नि वर्षा, फायर रेन, है ना, तो ये भी अमिताभ घोष है। जंगलनामा के लेखक भी अमिताभ घोष है। द शैडोलैंस के लेखक भी अमिताभ घोष है। वेटिंग फॉर वीज़ा, ये किताब जो है पिछले MTS में पूछा गया था, तो आई होप इसमें भी ध्यान आ जाए, है ना। तो वेटिंग फॉर वीज़ा के लेखक भीमराव अंबेडकर साहब है ना, इन्हें भी ध्यान रखें। भीमराव अंबेडकर साहब जो संविधान सभा में प्रारूप समिति थी उनके अध्यक्ष थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति भी कहा जाता है और अंग्रेजी में ड्राफ्ट कमीशन कहा जाता है, तो इनके जो है अध्यक्ष थे, है ना। इसमें 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। 6+1, है ना, 1 अध्यक्ष और 6 गो अन्य, है ना। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर साहब को भारत में संविधान का निर्माता माना जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा 2020 रिवोल्यूशन चेतन भगत ने लिखा है। हाफ गर्लफ्रेंड भी चेतन भगत ने लिखा है। 2 स्टेट्स ने चेतन भगत लिखे हैं, तो ये सभी के सभी पुस्तक जो है चेतन भगत के हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 3 इडियट वाली पुस्तक है, ये भी इन्हीं के उस पर मतलब संबंधित है। इसके अलावा एन अननोन इंडियन, है ना, ये कई दफ़ा पूछा गया पुस्तक है, एन अननोन इंडियन, है ना। ये पैसेज टू इंग्लैंड, क्लाइब ऑफ इंडिया, ये तीनों के तीनों पुस्तक नीरज सिंह चौधरी के द्वारा लिखा गया है। बाद बाकी जो भी राइटर हैं झुम्पा लाहिरी, रामचंद्र गुहा, BS नैपाल, विक्रम सेठ, है ना। इसके अलावा शशि थरूर, है ना, किरण देसाई, अनीता देसाई, है ना, ये जो भी है, RK नारायण, मुल्कराज आनंद, ये जो भी है, इन सभी की पुस्तक जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने सीरीज़ के तहत करवा चुका है आपको, और आने वाले दिन में रिपीटिशन करवाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको याद रखना है जितना मैंने वीडियो पोस्ट करा है उसमें। कुछ बच्चे वीडियो डालते ही PDF करने लगते हैं। मैं एक ही बात बताता हूँ, ये जो मैं मौखिक रूप से लिख के बताऊँगा ना, इन चीज़ों से वंचित रह जाओगे तो शायद जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए पहले वीडियो पूरा देखिए। PDF रख के ही क्या करूँगा, जब मैं इतना, जब 1500 व्यू के लिए मैं वीडियो बना सकता हूँ, नहीं भी आता है व्यू फिर भी बनाता हूँ, तो PDF लेके मैं क्या ही करूँगा, है ना। तो ये आप भी समझते हैं, तो पहले वीडियो देखें, फिर आपको जो है PDF तो दे ही देते हैं और दे ही रहे हैं।
आपको बता दें कि जो हिस्ट्री का जो पार्ट 1 का वीडियो है, जो 500 जीके जीएस हमने करवाया हिस्ट्री का, उसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है, लिंक दिया गया, तो आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो पे क्लिक करें, नीचे मोर लिखा रहता है जहाँ पे टाइटल के नीचे, इस मोर पे क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन वाली बॉक्स खुलती है, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें लिखा भी है पीडीएफ डाउनलोड के लिए क्लिक करें, आप डाउनलोड करके आप मतलब क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने कल एक चीज़ और बताया था कि ये पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक तो नीरज सिंह चौधरी है, लेकिन ये पैसेज टू इंडिया भी होता है, सेम नाम रहेगा, ये पैसेज टू, यहाँ पे खाली इंग्लैंड की जगह इंडिया रहेगा। इसके लेखक कौन है? ई.एम. फोस्टर है, ई.एम. फोस्टर है। तो मैंने याद रखने के लिए बताया था कि जो हिंदुस्तानी नाम है वो विदेशी राइटर है, और जो विदेशी नाम है वो हिंदुस्तानी राइटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैसेज टू इंग्लैंड विदेशी नाम है, हिंदुस्तानी राइटर है, और यहाँ पे पैसेज टू इंडिया है, देसी नाम है, विदेशी राइटर है, ई.एम. फोस्टर, है ना। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी सर्वप्रथम भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, वहाँ से सतलज और सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से। हालांकि घग्गर भी निकलती है, लेकिन इसके जस्ट विपरीत साइड से निकलती है। तो ये 3 नदी को एक साथ याद रखें कि तिब्बत से निकलती है। तो इन दोनों को तो सिर्फ बताने के लिए था कि निकलती है, लेकिन जो आपका ब्रह्मपुत्र निकलती है, ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है एंट्री मारती है इंडिया के अंदर, है ना। और यहाँ पे इसे दिहांग कहा जाता है। ठीक है, दिहांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, नदी का जो उद्गम है ये तिब्बत से होती है। टोटल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर है। अब ये नहीं कि टोटल इंडिया में ही 2900 किलोमीटर फॉलो होती है, तो ये भी गड़बड़ा जाएंगे, है ना। लेकिन टोटल लंबाई इसके 2900 किलोमीटर है, और ये राष्ट्रपारीय नदी में, इंडिया में जितने भी नदी बहती है सभी नदियों में अगर इसकी ओरिजिन को भुला दिया जाए तो ये सबसे बड़ी नदी है। तो आप कहोगे फिर गंगा सबसे बड़ी नदी हम पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हो कि गंगा जो है, गंगा का उद्गम उत्तराखंड में आपका जो है देवप्रयाग माना जाता है, जहाँ पे अलकनंदा भागीरथी मिल जाते हैं। तो ये इसकी ओरिजिन इंडिया के अंदर होती है ना, लेकिन इसकी ओरिजिन इंडिया से बाहर है, तिब्बत का, इसीलिए हम इसे राष्ट्रीय नदी नहीं बना सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया का सबसे लंबा नदी नहीं है, गंगा है। ठीक है, गंगा की 2525 किलोमीटर लंबाई है, फिर भी सबसे लंबी नदी इंडिया का, है ना। समझ गए क्यों नहीं है ये लंबाई? क्योंकि ये देश के बाहर से निकलती है। ठीक है, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है इस ब्रह्मपुत्र नदी को, और अरुणाचल प्रदेश में जो है देहांग कहा जाता है या दिहांग कहा जाता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? सुबनसिरी है, बराक नदी है, लोहित नदी है, मानस है, तीस्ता है। ये सभी के सभी जो है आपके ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदियों में से है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही माजुली नदी द्वीप है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है ना। गंगा विलास क्रूज जो है ये माजुली द्वीप का भी दर्शन कराएगा, जो नदी वाला क्रूज है ना, तो ये भी दर्शन कराएगा। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र नदी है उनको असम का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर साल तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है? देखिए 148 का संबंध जो है ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से है, सीएजी से है, कैग से है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से है। देखिए इसको पढ़ने में इसका फुल फॉर्म भी गलत कर देते हैं बच्चे, तो इसे कंट्रोलर नहीं पढ़ेंगे, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो ये है आपका क्या है? कैग, है ना। इसके अलावा अभी कौन है कैग भैया? तो अभी कैग है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये देश के 14वें कैग हैं, है ना, 14वें कैग हैं। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये लोक लेखा समिति का हिसाब किताब अपने पास रखता है। अच्छा, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 + 7 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से आते हैं। एक और समिति का नाम है जी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं ओनली लोकसभा के, इसमें 9 मेंबर ऑफ राज्यसभा। कोई भी राज्यसभा का मेंबर प्राक्कलन समिति में नहीं आते हैं जो है आपका। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो विपक्ष के नेता। अगर विपक्ष के नेता अध्यक्ष नहीं होंगे, सत्ता पक्ष ही अध्यक्ष होंगे, तो लिखा पढ़ी में गड़बड़ा सकता है। इसीलिए सिस्टम बड़ा तगड़ा बनाया गया है भाई कि विपक्ष के नेता को ही हिसाब किताब रखने के लिए जो है रखा जाए, है ना, नेता के रूप में, मतलब अध्यक्ष के रूप में। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के, है ना। इसके अलावा वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हो ही गए आपका कितना 14वें नंबर का। 148 आर्टिकल कैग से संबंधित है। नियुक्ति कौन करते हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू जो है अभी, मतलब कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं ना। इसके अलावा मिशन जीवन रक्षा किसकी एक पहल है? तो मिशन जीवन रक्षा जो है ये आरपीएफ की पहल है। आरपीएफ की पहल है। आरपीएफ जान बचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। आरपीएफ मतलब जो रेलवे में फोर्स होता है ना। मिशन अमानत भी आरपीएफ का ही है। ये खोया पाया चीज़ से संबंधित है। कोई चीज़ अगर खो वगैरह जाता है तो उसको जो है प्रोटेक्शन लाता है, मतलब खोज के देने का काम
काम करता है। ये भी मिशन अमानत जो है आरपीएफ के द्वारा ही चलाया गया है। तो ओवरऑल जो है ये इंडियन रेलवे की स्कीम हो गई है ना, अगर आपके एग्जाम में आया तो। एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल कौन सी है दोस्तों? तो ये है गोबी। गोबी कहाँ पे है? मंगोलिया में। मंगोलिया चाइना के बगल में है ना। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी मरुस्थल कौन सी है? उत्तरी अफ्रीका में सहारा है ना। सहारा डेजर्ट जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी डेजर्ट है। अच्छा, डेजर्ट का मतलब पकवान भी होता है और डेजर्ट का मतलब मरुस्थल भी होता है, बस एक एस का अंतर रहता है ना। तो इसको जो है स्पेलिंग टेस्ट जरूर से देख लें, क्योंकि इंग्लिश में ये कई दफ़ा आ जाता है ना। डेजर्ट मतलब मरुस्थल भी होता है और डेजर्ट मतलब पकवान भी होता है, यानी खाने के बाद जो हम मीठा चीज़ खाते हैं उसे भी डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एस का अंतर है, एक में डबल एस है, एक में सिंगल एस है, तरह देख लीजिएगा है ना। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल जो है ये कौन सी है जी? थार है। दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी हो गई? सहारा। एशिया की सबसे बड़ी कौन सी हो गई? गोबी, है ना। और अगर दुनिया की सबसे छोटी मरुस्थल भी अगर आपसे पूछी जाए तो ये डेजर्ट कॉर्क्रॉस है ना, डेजर्ट कॉकॉस क्रॉस है ना, जो कनाडा में स्थित है ना। तो ये सभी बातों को ध्यान रख लेंगे, है ना। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, उजाला योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए उजाला योजना जो है ये आपका क्या है? एलईडी से संबंधित है। एलईडी से संबंधित है, बिजली के खपत में बचाव करने हेतु, है ना। बिजली की खपत में बचाव करने हेतु जो ब्लॉक वगैरह में एलईडी का बल्ब जो है वितरित किए जाते हैं, पूरा तरीके से तो फ्री नहीं दिए जाते हैं, लेकिन बहुत कम दाम पे दिया जाता है। जैसे कोटा में आप चावल गेहूँ लेने जाते हैं तो आपको चावल गेहूँ का दाम कैसा रहता है? 4 रुपया 3 रुपये किलो। ऐसे आम रूप से चाहिए तो 40 रुपये किलो है। वैसे ही अगर 100 रुपये की एलईडी है तो 10 रुपये 15 रुपया में जो है मिलता है। अब ये नहीं कि तब तो कोई तो 500 ले लेगा, नहीं। तो स्कीम है कि भाई कितने आदमी के परिवार है उस हिसाब से कुछ सिस्टम होगा इसके अंदर उजाला योजना में। तो ये एलईडी से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1 मई 2015 को करा गया था, है ना। इस योजना में एलईडी बल्ब की वितरण की जाती है थोड़ा सा कम कीमत पर। उज्ज्वला योजना, देखिए एक उजाला है और एक उज्ज्वला है। तो उजाला था एलईडी से और उज्ज्वला है आपके बीपीएल कनेक्शन से। बीपीएल कनेक्शन किसको मिलता है? जो गरीब महिला है जिनका नाम बीपीएल के अंतर्गत है, उसमें फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया गया। ये कब होती है? 1 मई 2016 को। और उजाला योजना कब चलाया गया था? 1 मई 2015 को। तो दोनों का अच्छा दिन है ना, दोनों का अच्छा एक ही दिन है, बस 1 साल का गैप है उजाला और उज्ज्वला के अंदर, ठीक है। इसके अलावा पहल एक योजना है जो एलपीजी सब्सिडी से संबंधित है। अगर आप एलपीजी खरीदते हैं जो सब्सिडी बन पड़ता है आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न जाने से। इसके अलावा मुद्रा योजना जो आर्थिक लोन प्रोवाइड कराता है। मुद्रा योजना कितने प्रकार का लोन प्रोवाइड कराता है? तो आप कहोगे जी सर 3 प्रकार के। और मैक्सिमम लोन की सीमा क्या है भाई? 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया जो है ये मैक्सिमम लोन की सीमा है मुद्रा योजना के तहत। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है जो एक्सीडेंटल रिस्क कवर करता है। 2 लाख रुपये की राशि जो है इसमें प्रदान की जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी है। इसमें 6,000 रुपये की रकम दी जाती है 4-4 महीने के अंतराल पे 2-2 हज़ार करके किसानों के अकाउंट में, ठीक है। इसके अलावा अग्नेय चट्टान इग्नीशियस चट्टान जो है ये कितने प्रकार की होती है? इग्नियस है ना, इग्निशियस नहीं, इग्नियस है ना। तो अग्नेय चट्टान इग्नियस जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक्सट्रूसिव और इंट्यूसिव, है ना। एक्सट्रूसिव और इंट्यूसिव होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इग्नियस चट्टान है ना, जिसे हिंदी में आग्नेय चट्टान कहा जाता है ना। अब देखिए उस दिन एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई हिमालय का निर्माण कैसे हो गया? तो यूरेशियन और इंडियन प्लेटों को आपस में टकराने से जो है हिमालय पर्वत की निर्माण हुई। हिमालय पर्वत के स्थान पे टेथीज सागर नामक जो है एक सागर हुआ करता था पहले। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हिमालय कैसा पर्वत है ये भी पूछा जाता है। न्यू फोल्डेड माउंटेन है, नवीन बलद पर्वत का उदाहरण है। अवसादी चट्टान में क्या पाया जाता है? तो पेट्रोलियम वगैरह पाया जाता है अवसादी चट्टान के अंदर। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? मैंने उस दिन बताया था कि जब ज्वालामुखी निकलती है, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है, ये पृथ्वी है ना, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ऐसे इतना ही बड़ा है पूरा पृथ्वी को मैंने बताया है ना। यहाँ से ये निकल रहा है आपका क्या? ये ज्वालामुखी निकल रहा है। अब ये जो जमा हो रहा है, तो इस जमा हुआ पदार्थ को क्या कहते हैं हम? लावा। क्या कहते हैं? लावा। अब जब यही पदार्थ इस पाइप में, इस क्रेटर, इस मुंह को कहते हैं क्रेटर, जहाँ से निकलता है इसे क्रेटर कहते हैं, है ना। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। और जो पदार्थ निकलता है और निकल के पृथ्वी पर गिर जाता है तब इसे लावा कहते हैं। और जब यही पदार्थ पृथ्वी के नीचे जब तक था तब तक ये मैग्मा था, है ना, मैग्मा। यही मैग्मा जब ऊपर आया तो लावा हो गया। और जब यही लावा ठंडा होकर जमेगा तो इसी से निर्माण होता है जी आपका आग्नेय चट्टान का, ठीक है, आग्नेय चट्टान का। अब आग्नेय चट्टान में जो अभी आप 2 प्रकार के देखे, उसमें जो एक्सट्रूसिव होते हैं उसके अंतर्गत आ जाता है आपका बेसाल्ट।
बेसाल्ट चट्टान, और यही वो बेसाल्ट चट्टान है जिसके क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है ना। तो सभी बातों को जो है थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से जो है काली मिट्टी का निर्माण होती है, जो कपासी मृदा भी कहा जाता है, रेगुर मृदा भी कहा जाता है, ब्लैक चेरनोजम कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास की खेती अच्छी होती है। और कपास की खेती से एक प्रश्न और आपको याद आना चाहिए कि कपास की खेती जो है सर्वप्रथम सिंधु घाटी के लोग ने ही करा था, है ना। तो यही सब बात है। यहाँ पे आग्नेय चट्टान का कुछ उदाहरण है, जैसे ग्रेनाइट है, ब्रेबो है, बेसाल्ट है। बेसाल्ट से मैंने एक 3 चीज़ को और रिलेट कर दिया, कपासी मृदा को, है ना, कैसे बनता है ये बता दिया, क्षरण से बनता है, कपास कहाँ किस मिट्टी में होती है बता दिया, कपास सबसे पहले कौन किया वो भी बता दिया, हड़प्पा सभ्यता के लोग किए थे। ज्वालामुखी का थोड़ा सा नॉलेज, नीचे रहेगा तो मैग्मा, ऊपर आ जाएगा तो लावा, जम जाएगा तो आग्नेय चट्टान बनेगा, है ना। इसके अलावा जो जिससे मुँह निकलता है उसे क्रेटर कहा जाता है। अवसादी चट्टान के अंदर आपका पेट्रोलियम पाया जाता है। ये सभी बात ध्यान रखेंगे। हिमालयन का निर्माण जो है यूरेशियन इंडियन प्लेटों के टकराने से हुआ है। इसके अलावा हिमालय की जगह पे पहले टेथिस सागर थे। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे निकलता हूँ। इसके अलावा सकल मूल्य वर्धित जीवीए, आपका अभी जीवीए का फुल फॉर्म पूछा गया था भाई, ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना। तो जीवीए का सूत्र क्या होता है, तो जीडीपी प्लस सब्सिडी जो मिलता है और माइनस टैक्स, है ना, जिसपे टैक्स लगता है। तो ये आपका जीवीए का फुल फॉर्म होता है। जीवीए का सूत्र होता है, ओरिजिनल सूत्र। जीवीए का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना। इसी के फॉर्म में जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अलावा जीएनपी का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका मैंने बता चुका है ये कैसे निकाला जाता है। तो जीडीपी प्लस भारतीयों द्वारा विदेशों में कमाया गया आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत में कमाया गया आय, समझ गए। जैसे जीडीपी जो है वो तो है ही, इसमें क्या जोड़ेंगे, जैसे राम लंदन जाके कमा रहा है तो राम की कमाई जोड़ देंगे। उसके बाद अगर सैम अमेरिका का है और बिहार में जाके कमा रहा है तो सैम की कमाई घटा देंगे, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है, सीआरआर, है ना, कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई सबसे ज़्यादा जो फुल फॉर्म पूछता है एसएलआर का पूछता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। तो ये आपका एसएलआर का फुल फॉर्म होता है। और जब मुद्रास्फीति होती है तो इसी को कम कर देता है, यानी नोट छापना जब कम करता है तब अपने आप जो है मुद्रास्फीति थमने लगती है थोड़ी दिन के बाद, है ना। बाजार में जो है नोटों की तरलता कम हो जाती है ना। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लॉर्ड मेयो की हत्या कब हुई थी, तो लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 ईस्वी में हुआ था। ये वही अंग्रेज गवर्नर है जिसकी हत्या अंडमान में हुई थी। इससे दूसरे भाषा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी, तो अंडमान में हुई थी। कौन करा था, शेर अली नामक युवक ने करा था। लॉर्ड मेयो के समय ही भारत में सबसे पहले जनगणना कराया गया था 1872 में। इसके अलावा लगातार जनगणना जो है रिपन के समय से 1881 में कराया गया था। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में कराया गया था। अंतिम जनगणना 2011 में कराया गया था। जनगणना अंडर प्रोसेस 2021 का है ना। जनगणना कितने सालों पे होते हैं, 10 सालों पे, है ना। आज़ादी के बाद जो आगामी जनगणना होगा यानी हो रहा है 2021 में, ये 8वीं जनगणना है। ये बात भी ध्यान आपको रखना है। अच्छा, इसके जो लॉर्ड मेयो हैं इसी के समय अजमेर में एक कृषि कॉलेज की स्थापना करा गया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जनगणना का कुछ फॉर्म, जैसे आदमी की जनगणना 10 वर्ष पर होती है इंडिया में, कृषि की जनगणना 5 साल पर, और वन के सर्वेक्षण 2 साल पर। तो ये तीनों बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जातिगत जनगणना कराने वाले जो प्रथम स्टेट बने हैं ये बिहार बने हैं, तो इसे भी ध्यान रखें। बिहार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे गरीब है, सबसे कम लिटरेसी रेट है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो 3 चीज़ में जो है ये आपका जो है पहले इनका नाम आता है, सबसे कम लिटरेसी रेट, सबसे अधिक गरीब, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है सुंदर बालाचंद्रन का संबंध किससे है, तो सुंदरम बालाचंद्रन का संबंध जो है ये बीना से है। सादिक अली खां, असद अली खां, ये दोनों ही रुद्र बीना प्ले करते हैं, है ना। इसके अलावा रुद्र बीना और बीना में थोड़ा सा फर्क है। बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण दोरे स्वामी अयंगर, ये सब बीना बजाते हैं, है ना। बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण दोरे स्वामी अयंगर, ये भी बीना बजाते हैं। इसके अलावा सुकूर खां, है ना, सुकूर खां, साबरी खां, वजीर खां, आसिफ खां, ये सभी के सभी पंडित राम नारायण सारंगी बजाते हैं। ब्रजभूषण काबरा, श्री कृष्ण नलिन, विश्वमोहन भट्ट, ये सब गिटार प्ले करते हैं, है ना। इसके अलावा अप्पा जुलगांवकर हारमोनियम प्ले करते हैं। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो ज़्यादा ट्रेंड में नहीं रहते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ से आना स्टार्ट हो गया है। जैसे अभी ब्रजभूषण काबरा को पूछा गया था, पंडित राम नारायण को पूछा गया था, सुकरू खान को पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा प्रसिद्ध गंगा सागर का मेला पश्चिम बंगाल में किस त्यौहार के मौके पर आयोजित किए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो जो गंगा सागर मेला है ये पश्चिम बंगाल में आपका मकर संक्रांति के जो है उपलक्ष्य में आयोजित किए जाते हैं, और ये मेला 2 दिन तक लगती है। गंगा सागर मेला कहाँ लगती है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है, तो आपका आंसर पश्चिम बंगाल में होगा, ठीक है। इसके अलावा
अगला जो हमारा प्रश्न है ये मैंने सीजीएल वाले में बता रखा था, उसी का ये पेज है। मैं आपको भी बताना उचित समझता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग जो एमटीएस देना है वो सीजीएल की वीडियो की जो है सीरीज लगभग नहीं के बराबर वॉच करते हैं, तो आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। वॉच कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है और ज्ञान बढ़ेगा ही, घटेगा ही नहीं। जो क्वेश्चन यहाँ होता है वहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है ना। स्टार फिश, समुद्री अर्जुन, खीरा किस संघ के प्राणी है? ये कई बार आप एग्जाम में अटेंड किए होंगे कि भाई निम्न में से कौन मछली है? स्टार फिश, कटल फिश, इस प्रकार से रहता है ना, डॉग फिश, है ना। तो सबसे पहले जानिए स्टार फिश और समुद्री अर्चिन जो है या फिर समुद्री खीरा जो है ये किस फाइलम में आता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो भाई ये आता है आपका इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा इस प्रकार के फाइलम का नाम है, इसमें आ जाता है। इस संघ में उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते हैं। उत्सर्जन अंग मतलब निकासी अंग जो होते हैं वो नहीं पाया जाता है। मत्स्य वर्ग किस संघ में आता है? तो कॉर्टेडा समूह में आता है। ऑक्टोपस, इसे डेविल फिश भी कहा जाता है। ध्यान रखें कोने में, किसी कोने में, कि ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है। डेविल मतलब आप जानते हैं ना, इविल प्रवृत्ति के, है ना। कटल फिश, घेंगा, मोलस्का से संबंधित है, मतलब घेंगा, कटल फिश, डेविल फिश यानी ऑक्टोपस, सीपी, ये सब जो है आपका मोलस्का फाइलम से संबंधित है। मोलस्का के लिए मैंने बताया है जिसके ऊपर कवच रहेगा, जो खोल में बंद रहेगा, वो मोलस्का में रहता है। टिड्डा, मधुमक्खी, झींगा, बिच्छू, मकड़ी, मक्खी, केकड़ा, तिलचट्टा, तितली, ये सभी के सभी जो है आर्थ्रोपोडा संघ से बिलोंग करते हैं, यानी जो भी कीट पतंग हैं सभी आर्थ्रोपोडा, कैटरपिलर वगैरह ये सभी आपके जो है आर्थ्रोपोडा संघ में आ जाएंगे। हाइड्रा जेलीफिश कई बार एग्जाम में आप देखे होंगे, सिलेंट्रेटा संघ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक आज ही बताया था कि जो ब्रज होली का त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो भैया ब्रज होली का त्यौहार जो है ये राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। यह त्यौहार 2 दिनों तक चलती है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ अन्य त्यौहार जैसे पुष्कर मेला, है ना, डेजर्ट महोत्सव, यहाँ डेजर्ट मतलब मरुस्थल से है, ऊँट महोत्सव, लंबी पूछ प्रतियोगिता, लंबी मूछ जो होता है ना अपना ये वाला ब्रीड वाला, है ना, लंबी मूछ प्रतियोगिता। इसके अलावा जो आपका तीज महोत्सव है ये भी आपका राजस्थान के अंदर ही मनाया जाता है। एक सेकेंड। इसके अलावा राजस्थान में अगर आएंगे तो और क्या क्या हो जाता है, जो ग्रामीण ओलंपिक होता है, ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन भी राजस्थान में ही कराया जाता है। ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन राजस्थान के अंदर कराया जाता है। तो राजस्थान में क्या क्या चीज़ अभी आपने देखा, एक तो आपका ब्रज होली देखा, इसके अलावा पुष्कर मेला, डेजर्ट महोत्सव यानी मरुस्थल वाली महोत्सव, ऊँट महोत्सव, लंबी मूछ प्रतियोगिता जो वेयर्ड वाली होती है ना, तीज महोत्सव, है ना, ये सब जो है आपका कहाँ पे होता है? राजस्थान के अंदर होता है। देखिए तीज जो है सभी जगह होता है इंडिया में लगभग, है ना, तीज लेडीज लोग करती है। इसके अलावा जो आपका एक इनसे मिलता जुलता टर्म है कंचौथ, कंचौथ फेस्टिवल जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में होता है, वहाँ का करवा चौथ कहा जाता है इसे, कंचौथ को, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये भी लड़कियों लोग मतलब औरत लोग करती है। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में मनाई जाती है, नाम से स्पष्ट है कुल्लू। देव दिवाली उत्तर प्रदेश के बनारस में मनाई जाती है। नवरात्रा पश्चिम बंगाल में, नौखाई उड़ीसा में, पोंगल तमिलनाडु में, नौक्रेम मेघालय में। ये सभी फसलों से संबंधित त्यौहार है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। फसल से संबंधित त्यौहार है, फसल से संबंधित त्यौहार है। मकर संक्रांति को भी इंक्लूड कर लीजिएगा, फसल से संबंधित त्यौहार है। बिहू को भी इंक्लूड कर लीजिएगा, वो भी फसल से संबंधित त्यौहार है। तो दोस्तों ये थे आज एमटीएस के ऊपर प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, है ना। तो पहले वीडियो देखें, फिर पीडीएफ से जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा फायदा करेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कल जो है आपको हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट का वीडियो मिलेगा, ठीक है।